नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। अगर आप यूपीएससी, एनटीए नेट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा अगर आप स्टेट नेट जो होता है आपका वो, या फिर बीए और एमए की तैयारी दर्शन शास्त्र से कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं। हम 2012 से, जी हाँ, 2012 से ऑनलाइन फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। तो जिस भी किसी विद्यार्थी को आवश्यकता हो वो हमसे बात कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली यूपीएससी और जो बाकी एग्जाम्स हैं, क्योंकि बेसिक मोटिव हमारा पीसीएस है यहाँ पे। तो यूपीएससी के अंदर जो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं वेदांत दर्शन, तो एक एक टॉपिक के ऊपर हम पूरा कंसंट्रेशन करेंगे। क्यों? अगर आपने शंकराचार्य या अद्वैत को ढंग से एक बार पढ़ लिया तो आपको रामानुज और माधवाचार्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप रीड आउट करेंगे और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों फिलॉसॉफीज जो हैं वो आपका शंकराचार्य को क्रिटिसाइज करते हुए बनी है। हमारे इंडियन फिलॉसॉफी में एक सेक्शन चलता है खंडन और मंडन। मींस जो पुरानी फिलॉसॉफी है उसको तो आप खंडित कर देते हैं, मतलब आप उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, और जो खुद की फिलॉसॉफी है, खुद का थ्योरी है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये सही है। तो जो दोनों है रामानुज और माधव, इन्होंने दोनों आचार्यों ने शंकराचार्य का खंडन किया और खुद की फिलॉसॉफी का मंडन किया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो शंकराचार्य को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे शंकराचार्य का ब्रह्म विचार। हम सब सुनते रहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये वो वॉटएवर। शंकराचार्य जो बेसिकली फिलॉसफर हैं, उनका मोटिव या उनका बेस या उनका बैकग्राउंड को पहले जानना जरूरी है। बेसिकली इस कंसेप्ट के लिए वेदों को स्टडी वो कर रहे हैं। वेदों की स्टडी जब वो करते हैं तो उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि इस दुनिया के अंदर जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ईश्वर का जो अस्तित्व है, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, मैं कैसे शो ऑफ करूं कि ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये खुदा है, ये जो भी है, और ये होता कैसा है। क्या ये आपके अलग है, मेरा अलग है, इस पेड़ पौधे का अलग है, इन गाड़ियों का अलग है, इन मकानों का अलग है, आसमान का कोई अलग है, प्लैनेट्स का कोई अलग है, इस पूरे यूनिवर्स का कोई अलग है, ये सिस्टम क्या है। बहुत सारे उनके मन में प्रॉब्लम्स चल रही है, डाउट्स चल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे आखिर है क्या चीज। किसको मैं भगवान मानूं, किसको मैं ऐसा मानूं जो एक यूनिक हो, जो एक रियल में जिसका एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, रियल में वो कौन हो सकता है। तो ये डाउट्स उनके मन में कंटिन्यूअस चल रहे हैं। वो भगवान जो शब्द है, ईश्वर जो शब्द है, उसका वो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उस वर्ड को क्रिटिसाइज कर सकते हैं अपने लॉजिक्स से कि वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं है। तो वो पहुंचते हैं थोड़ा सा पीछे सांख्य दर्शन की तरफ। सांख्य दर्शन की जब वो स्टडी कर रहे हैं, सांख्य में भी पॉसिबल, जब वो सांख्य दर्शन की स्टडी कर रहे हैं तो सांख्य दर्शन से उन्हें एक चीज तो समझ में आई, द कंसेप्ट ऑफ प्रकृति, जो सृष्टि के निर्माण से पहले से है वो प्रकृति है। वो कहते हैं बात ठीक है, सृष्टि जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं, जो हमारी दुनिया देख रहे हैं, ये एक टाइम पहले नहीं थी, आज है, कल का पता नहीं है, डाउट में है। तो प्रकृति वो हो गई जो सबसे पहले थी, प्लस वो तीनों काल में थी। वो कल भी थी, आज भी है और कल भी होगी। तीनों काल के अंदर जो कंटिन्यूअस फ्लो में है वो प्रकृति है। यहां पर शंकराचार्य कहते हैं हाँ, ये स्टेटमेंट मुझे ठीक लगता है, ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने इस कंसेप्ट को उठाकर इसका मॉडिफिकेशन किया और अपना जो ब्रह्म का सिद्धांत है वो फिर इस पर इंपोज करने की उन्होंने कोशिश की, जहां वो लगभग सक्सेसफुल भी हुए, सफल हुए।
वो कहते हैं कि जिसको मैं सुपर नेचुरल पावर मानता हूं, जिसको मैं यूनिवर्सल ट्रुथ कहूं, वो ऐसा तो कम से कम हो जो कल भी था, आज भी है और कल भी हो। तभी तो मैं कह सकता हूं कि हां ये सच है। जैसे कि मान लीजिए मैं मेरे जीवन की बात करता हूं। मैंने अपने जीवन में सूरज को देखा है, मेरे पिताजी ने भी सूरज को देखा था, जो सन है, जो आपके आकाश में चमक रहा है। मेरे आने वाले बच्चे भी उस सूरज को देखेंगे। तो हम तीनों के लिए जो रियल है, जो सच्चाई है, वो सूरज है, क्योंकि वो हम तीनों ने अपने जीवन में देखा है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो मेरे पिताजी से भी पहले से एग्जिस्टेंस में है और मेरे बच्चे के मरने के बाद भी वो एग्जिस्टेंस में होगा, इसलिए वो सच है। मैं किसी पेड़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। तो बहुत ज्यादा पीछे में नहीं जा सकता उसके कि वो 1000 साल, 10,000 साल, 1,00,000 साल, मैं वहां उस पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। सच कौन है? यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स पूरे ब्रह्मांड में जिसको माना जाए, प्लस जो ब्रह्मांड के बनने से पहले भी था और ब्रह्मांड के मरने के बाद भी होगा, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। तो शंकराचार्य ने कहा कि जो फाइनली एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसको मैं कहूं कि ये सबसे बड़ा यही है, उसके पास कम से कम ये क्वालिटी तो हो, उसका एग्जिस्टेंस कम से कम ऐसा तो होना चाहिए। तो उन्होंने पब्लिश किया फिर अपना कंसेप्ट ब्रह्म। ये कंसेप्ट अलग कंसेप्ट है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर का कंसेप्ट शंकराचार्य एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस की। ईश्वर का एग्जिस्टेंस शंकराचार्य कहते हैं कब से? अगर मैं वेदों को उठाकर देखता हूं तो वेदों से पहले मुझे ईश्वर का अस्तित्व दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ईश्वर जो है वो तो टाइम बाउंड हो गया, एक समय के अंदर ही होगा, और जो टाइम बाउंड हो गया वो कभी भी एक सुपर नेचुरल पावर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बियॉन्ड द टाइम तो होना पड़ेगा, और वो बियॉन्ड द टाइम ईश्वर नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म ही एकमात्र, फाइनली, और मैं कहूं यूनिवर्सली एक ही सच है, वो है ब्रह्म। यहां पर ट्रुथ मीन्स, ट्रुथ मीन्स जो तीनों टाइम्स के अंदर बिलोंग करता है, जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। यह है ब्रह्म, यही सच है। तो आप कहेंगे कि फिर जो बाकी की चीजें हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं, वो सारी फिर सही नहीं है क्या? वो सारी इमेजिनरी है क्या? नहीं। शंकराचार्य कहते नहीं, इसको आप इस तरीके से मत समझिए। मैं अगर आपसे कहता हूं कि मेरी क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, उन 100 स्टूडेंट्स में 3 स्टूडेंट्स के नंबर 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 97 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में नहीं बैठते क्या? इसका मतलब क्या हुआ? 97 स्टूडेंट्स का एग्जिस्टेंस नहीं है क्या? क्या मतलब हुआ? बाकी 97 के 100 आउट ऑफ 100 नहीं आए हैं, दैट्स इट। तो सत्य जो है वो तो केवल ब्रह्म ही है, लेकिन बाकी फिजिकल वर्ल्ड जो है वो कंपैरेटिवली टू ब्रह्म तीनों टाइम में बिलोंग नहीं करता। इसलिए जब मैं ब्रह्म से उसको कंपेयर करता हूं तो मुझे रियल एक जो प्रॉपर्टी है, रियल में जो एग्जिस्टेंस है, वो ब्रह्म का दिखता है, बाकी फिजिकल वर्ल्ड का नहीं दिखता। समझ रहे हैं बात को? तो शंकराचार्य यहां पर कहते हैं कि हम जब इस फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमें जो डाउट है सबसे बड़ा वो यही है कि हाउ कैन इट पॉसिबल, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत को आपने मिथ्या कैसे कह दिया जबकि जगत का एग्जिस्टेंस है?
शंकराचार्य कहते हैं मैंने ये नहीं कहा कि जगत जो है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मैंने ये कहा है कि अगर आप ब्रह्म से उसे कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में जो पलड़ा भारी होगा वो ब्रह्म का होगा, जगत का नहीं होगा, क्योंकि ये जगत जो है वो टाइम बाउंड है। 1 लाख साल पहले से होगा, 2 लाख साल पहले से होगा, 4 लाख साल पहले से होगा, 10 लाख साल तक होगा, 50 लाख साल तक होगा, इसके आगे पीछे क्या? एक टाइम है, हर इंसान की एक उम्र है, हर इस फिजिकल वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब की एक उम्र है। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो टाइम के बाउंडेशन में नहीं आता हो, जो बियॉन्ड द टाइम होता हो। तो जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे फिजिकल वर्ल्ड थोड़ा सा हल्का लगा, इसलिए मैंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्योंकि हम हमारे लाइफ में, या फिर मैं कहूं हमारी नॉलेज के लिए, 3 अलग अलग एग्जिस्टेंस को देखते हैं, 3 अलग अलग सत्ताओं को देख सकते हैं। 3 अलग अलग सत्ताओं को देखने पर हमें अलग अलग चीजों की नॉलेज होती है, और दुनिया जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, वो इन 3 एग्जिस्टेंस के अंदर ही एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। ये 3 कौन कौन से देखिएगा। ये 3 कौन कौन है? शंकराचार्य कहते हैं जो बेसिकली स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो 3 है। मीन्स आप कैसे किसी को ये डिफाइन करते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये कल भी था, ये आज भी है, ये कल भी होगा, कैसे? तो उन्होंने कहा ये 3 स्टेजेस हैं आपके सामने जिसके थ्रू आप ये चीजें बताते हैं। जब हमें नॉलेज होती है, अगर मैं योग दर्शन की बात करूं या फिर मैं बाकी इंडियन फिलॉसॉफीज की बात करूं, स्पेशली मैं योग की बात कर रहा हूं क्योंकि सांख्य से रिलेटेड है, सांख्य योग दर्शन पढ़ा जाता है बेसिकली, ठीक है। योग दर्शन की जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो सांख्य दर्शन के अंदर लिखा हुआ है। तो यहां पर योग दर्शन में भी ये बात कही गई है, जो नॉलेज होती है वो लोअर सेक्शन टू अपर सेक्शन चलती है। लोअर सेक्शन जो है वो इमेजिनरी सेक्शन है, इल्यूजन, वहां कल्पना ही चलती है। तो यहां पर शंकराचार्य ने भी एग्जिस्टेंस के लिए जो पहला प्लेटफॉर्म माना है वो है प्रतिभासिक सत्ता। ये वो सेक्शन है, ये वो पार्ट है जिसको मैं कहता हूं एग्जिस्टेंस इन इल्यूजरी। यहां ऐसी चीजों का एग्जिस्टेंस मुझे दिखाई देगा जो शायद सच में नहीं हो, जो शायद सच में नहीं हो। मैं रास्ते से जा रहा था, पीछे से एक आवाज सुनाई दी मुझे, मैं एकदम से देखा तो वहां कोई था नहीं, मुझे लगा लेकिन था नहीं। मैं रात को सो रहा हूं, सपने में मैंने देखा कि मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, जैसे मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, मेरी बाइक सीधे पहुंच गई यूएसए। मैंने वहां पर ट्रम्प को मेरी गाड़ी के पीछे बैठाया, आगे मैंने देखा तो आगे बाबा रामदेव खड़े थे, हम दोनों ने आपस में बात की। तभी मैंने देखा वहां गंगा नदी में एक आदमी नहा के आ रहा है और हमें चाय पकड़ा कर जा रहा है। जैसे ट्रम्प मुझे जाने लगे तभी मैंने देखा अफ्रीका में से बहुत सारे हाथी मेरे पास भाग के आ रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या पागलपन है, सपना है। मैंने नहीं कहा कि इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, मेरा कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। ये जो एग्जिस्टेंस है ये हमारा दिमाग बना रहा है, और मेरा दिमाग क्यों बना रहा है? क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस होता है। तभी तो शंकराचार्य ने कहा स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस। दिमाग 3 तरह के एग्जिस्टेंस के स्टेजेस बनाता है। फर्स्ट जो है वो लोअर है सबसे, जहां पर आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो इल्यूजन के अंदर चलती है। वहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। अभी आपकी कॉन्शियसनेस खत्म है, केवल सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जो दिन में देखा था वो रात को दिमाग में चल रहा है, एक फिल्म की तरह, ठीक है। तो ये ऐसा एग्जिस्टेंस की स्टेज है जहां पर मैं सपने देखता हूं, जहां पर मैं ख्याल बुनता हूं, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, मेरे लोग मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, जब मैं जाऊंगा तो लोग मुझे मिठाइयां खिलाएंगे, छोटे छोटे लोग सल्यूट मारेंगे। ये क्या है? एग्जिस्टेंस इनका कैसा है? इल्यूजन की तरह, इल्यूजरी स्टेज है ये, लेकिन इसका भी एग्जिस्टेंस तो है। तो फर्स्ट है प्रतिभासिक सत्ता, इल्यूजरी। सेकंड जो आएगी वो है आपकी
व्यवहारिक व्यवहारिक सत्ता, इसको फेनोमेनल भी कह सकते हैं आप, कि अब आप नींदों से उठ जाइए, सबकॉन्शियस को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, कॉन्शियसनेस को थोड़ी सी ऊपर कर लीजिए, और जो आपका फेनोमेना है चारों तरफ का, उस फेनोमेनल वर्ड के अंदर आप देखिए क्या क्या रियल में है, विद द हेल्प ऑफ योर सेंसेस। जो मैंने ट्रंप और रामदेव बाबा वाली कहानी सुनाई थी, अब जब मेरी आंखें खुल गई तो क्या वो सही है? क्या आप कहेंगे नहीं वो तो पागलपन था। कब मालूम पड़ा? जब मैंने अपने सेंसेस का यूज करना शुरू किया। अब मेरी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ऊपर आ रही है। यहां पर मेरी कॉन्शियसनेस कम थी, यहां मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ज्यादा है। अब मैं देख सकता हूं ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये एक कमरा है, ये एक स्टूडियो है, ये एक ब्लैक बोर्ड है, अच्छा ये चौक है। with the help of my consciousness, with the help of my senses, मेरी इंद्रियों के द्वारा, मेरे चेतना के द्वारा मैं इन चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये जितनी भी चीजें हैं ये एक टाइम बाउंड है। ये बाउंड थी किससे? जैसे ही मैं इस कॉन्शियसनेस में पहुंच जाऊंगा ये सब चीजें खत्म हो जाएगी, ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएगी। बट इन चीजों की भी एक प्रॉब्लम है, ये टाइम बाउंड है। लेकिन इसकी मुझे नॉलेज होती है, ये रियल आप कह सकते हैं कि इनका एग्जिस्टेंस है। अब थोड़ी सी कॉन्शियसनेस को और ऊपर मैं लेके चला जाता हूं और फाइनली एक और एग्जिस्टेंस स्टेज मेरे पास आ जाती है, वो है परमार्थिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता, इसको इंग्लिश में मैं क्या कहूंगा? मैंने आपसे कहा ट्रुथ, जो रियल ट्रुथ होता है वो होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये है आपकी द एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, द एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब ये तो आपको भी पता है यहां पर क्या खेल हुआ सारा का सारा। जो पूरी कॉन्शियसनेस है आपकी, उसको अगर मैं एक पिरामिड बनाता हूं तो फर्स्ट कॉन्शियसनेस, इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, इसको मैं सी नाम दे दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए बी और सी? ए जिसमें अभी कॉन्शियसनेस बहुत कम थी, इमेजिनेशन, सपने, ये वो कहानियां, एग्जिस्टेंस किसी का नहीं है। जैसे ही मेरी आंखें खुली, कॉन्शियसनेस आई, सब चीजें गायब, कोई कॉन्शियसनेस है। और जैसे ही मैंने ध्यान करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, मेरी कॉन्शियसनेस को मैंने थोड़ा सा ऊपर ले गया, तो मुझे फील हुआ कि पूरा फिजिकल वर्ल्ड जो है ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, ये तो चेंजेबल है, मोमेंटरी कंडीशन में है ये तो क्यों ना मैं उसका ध्यान करूं जिसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। और वो कौन है? जो तीनों टाइम्स के अंदर बिलोंग होता है, जो तीनों टाइम्स के अंदर आता रहता है, जो था, जो है, जो होगा, जो अनादि है, जो अनंत है, जो सह से लेके अंत तक की यात्रा पे निकला हुआ है। वो प्रतिभासिक, जो परमार्थिक जो सत्य है, वो ब्रह्म है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। ये ब्रह्म है। यहां से आप एक कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीजें हमारा दिमाग ही बना रहा है। लेकिन ये क्यों बना रहा है? क्योंकि इनका एग्जिस्टेंस होता है। सपने आ रहे हैं मुझे रात को, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो आ सकते हैं। मैं चीजें देख रहा हूं सुबह उठकर, क्यों देख रहा हूं? क्योंकि मैं देख सकता हूं। और इसी स्टेज में शंकराचार्य ने थर्ड कैटेगरी तुरंत डाल दी कि जब ये दो रियल हो सकते हैं तो ये रियल क्यों नहीं है? रियलिटी में देखूं तो इससे ज्यादा रियल कोई है ही नहीं। कॉन्शियसनेस इसी तरीके से बढ़ती है अकॉर्डिंग टू योग, अकॉर्डिंग टू सांख्य एंड अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन। जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ती है आपको ये क्लियरिफाई हो जाता है कि रियल में जो एग्जिस्टेंस है वो ब्रह्म का ही है। लेकिन एक बात फिर से, जो शंकराचार्य कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा जगत मिथ्या में, जगत जो है वो एक इल्यूजन है, वो गलत है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड को मैंने एक्सेप्ट किया है आपके फेनोमेनल एग्जिस्टेंस के अंदर, आपकी व्यवहारिक सत्ता के अंदर, क्योंकि वो व्यवहार के अंदर ही उसका एग्जिस्टेंस है।
इसके अंदर उसका एग्जिस्टेंस मैं नहीं मानूंगा। इसलिए मैं कहता हूं ये ब्रह्म है, ये जगत है, ये ब्रह्म सत्य है, और इसके कंपैरिजन में जगत मिथ्या है, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा और ब्रह्म कभी चेंज नहीं होता है। तो यहां पर जो मिथ्या शब्द का यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, वहां पर मिथ्या मीन्स रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। मिथ्या मीन्स सिर्फ एक है। पहली बात, जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज्यादा है। ये मैं मेरे पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। मेरी कॉन्शियसनेस जब कम होगी तो मैं फेनोमेनल वर्ल्ड में घूमता रहूंगा, गाड़ी घोड़ा मकान बकरी गाय। जैसे ही मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी, मेरा मोटिव कुछ और होगा, मेरा टारगेट कुछ और होगा। दूसरी बात, जब मैं इसकी टाइम के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर इसका एग्जिस्टेंस तीनों टाइम में है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं, एक पेड़ की उम्र है, एक मकान की उम्र है, एक इंसान की उम्र है, एक गधे की उम्र है, एक घोड़े की उम्र है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सबकी एज फिक्स है। तो कुछ तो ऐसा होगा जिसकी एज फिक्स नहीं है, वो ब्रह्म है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट है शंकराचार्य का ब्रह्म। इसको आप कॉन्शियसनेस से जोड़ के देख सकते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से जोड़कर देख सकते हैं, आपका एनर्जी का जो सेक्शन है उससे जोड़कर देख सकते हैं, एग्जिस्टेंस जो है फिजिकल वर्ल्ड का उससे जोड़कर देख सकते हैं। बट फाइनली मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, यहां जगत मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि शंकराचार्य ने इस दुनिया को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं। शंकराचार्य ने सिर्फ एक बात कही है कि अगर मैं कंपेयर करता हूं दोनों का, तो वहां पर एब्सोल्यूट तो सिर्फ एक ही है, ब्रह्म। और इसीलिए तो हम कहते हैं शंकराचार्य नॉन ड्यूअलिस्टिक है, अद्वैत दर्शन, एक ही अद्वितीय है, वो है ब्रह्म। इसके अलावा कोई अद्वितीय नहीं है, कोई एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये है कंसेप्ट ऑफ ब्रह्म।